हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 7 मतलब 7वीं वीडियो है इस चैप्टर की ये। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के 6 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें क्रम से देख लीजिए। सारी वीडियोस को क्रम से देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? देखो, जैव आवर्धन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी अजैव अपघटनी प्राय विषैले पदार्थों का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में बढ़ता जाता है। मतलब हमारी ये वो प्रक्रिया जिसमें अजैव अपघटनीय पराय मतलब जो विषैले पदार्थ आपने देखे होंगे, जो हम खेतों में कुछ दवाइयां डाल देते हैं, रसायन डाल देते हैं, तो वे क्या होते हैं? रसायन जो हमारा पौधा होता है या उसमें जो फल आता है, गन्ने में डालते हैं तो गन्ना आता है, या फिर किसी भी पौधे में तो उसमें फल में भी वो उसके विषैले पदार्थ आ जाते हैं। फिर जो अगली पोषी स्तर के जीव है वे उसे ग्रहण कर लेते हैं, फिर उससे अगली पोषी स्तर के जीव। तो इसी तरीके से खाद्य जाल में मतलब खाद्य श्रृंखला में वो प्रवेश कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। तो प्राय विषैले पदार्थों का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में बढ़ता है। अगर हमने पौधे में ही विषैला मतलब जहर डाल दिया है, विष है उसमें, तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे सब जीवों के अंदर चला जाता है। उसका 10% अगली पीढ़ी में 10% ही जाता है, 90% पिछली उस पर ही आ जाता है, पिछले स्तर पर। तो यही होता है हमारा जैव आवर्धन। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमारे कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब जो हम कार्य करते हैं दिन भर में, हम अपने पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, या फिर हमारे कार्य पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। देखो, जो मनुष्य होता है वो पर्यावरण का ही एक अंग है, उससे मिलकर भी पर्यावरण बना है। तो हमारी जो भी गतिविधियां होती है उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर जरूर पड़ता है। कुछ गतिविधियां हमारी ऐसे होती है जिससे हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। आज के टाइम में मतलब मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। पर्यावरण इतना खराब होने का कारण हमारे मतलब कार्य ही है, जो हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे प्रदूषण होता है। जैसे आपने देखा होगा दीपावली पे हम कितने ज्यादा पटाखा पटकाते हैं, उससे क्या होता है? उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। किसी को कितना भी कहे या मैं आपको कहूँ कि आपको पटाखे नहीं पटकाने चाहिए तो आप कोई भी ऐसे नहीं मानता। लेकिन ये चीज ना तब हमें रियल में दिखता है कि हाँ, हम पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तो आप बच्चे हो, आपको नहीं पता, क्लाइमेट चेंज ये सब कुछ आप नहीं पढ़ते। देखोगे तो किस तरीके से हमने अपनी पृथ्वी को मतलब भोग की वस्तु बना दिया है। हम केवल भोगना जानते हैं हर चीज को। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर है तो मनुष्य क्या जानता है? उसे भोगना जानता है। तो उससे क्या होता है? पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो प्रकृति है ना, प्रकृति में भगवान ने कुछ चीजें बनाई है तो वो उसे उसी ढंग में रहकर ना करके मनुष्य ने उसके साथ कुछ ना कुछ उत्पाती करता ही रहता है वो। तो ये सब इस कार्यों से ही हम पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये देखेंगे इसमें। तो हम सब पर्यावरण का एक हिस्सा है, हमसे ही मिलकर पर्यावरण बना है, तो पर्यावरण का एक हिस्सा होता है मनुष्य भी एक। पर्यावरण में परिवर्तन हमें पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं। अगर पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, तो मनुष्य उससे प्रभावित होता है। आपने देखा होगा जैसे ही गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी, तो सभी का स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं रहता। मतलब स्वास्थ्य उसमें उस अवस्था में लाने के लिए तो हमारे स्वास्थ्य में एकदम चेंजेस जैसे देखते हैं ना, तो स्वास्थ्य इस तरीके से बीमार हो जाता है। जैसे कि सर्दी आने वाली है तो हम गर्म कपड़े तब नहीं पहनेंगे, तो जैसे ही मौसम बदलेगा तो बीमारियां फैलेगी। मतलब जैसे ही पर्यावरण पे जैसे जो भी प्रभाव होगा वो हमें प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आते हैं वो मनुष्य को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। हमारी गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करती है। और जो हमारी गतिविधियां है, जो भी हम कार्य करते हैं, ये किसको प्रभावित करती है? हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्या है, लेकिन इस चैप्टर में केवल हम 2 ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में केवल ये 2 चीजें दी हुई है। जैसे कि एक तो होती है ओजोन परत। ओजोन परत कैसे हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करती है या क्या नुकसानदायक है, ये सब पढ़ेंगे। नंबर 2 पढ़ेंगे हम अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट क्या होता है? कचरा, मतलब कचरा प्रबंधन के बारे में। अपशिष्ट को आप कचरा भी लिख सकते हो। कचरा प्रबंधन, तो अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, जो मनुष्य अपशिष्ट करता है मतलब कचरा करता है, तो उसका निपटारा भी तो मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। केवल हम गंदगी फैलाना जानते हैं, अपने घर का
जितना भी कचरा है बाहर फेंक देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें कचरा अगर हमने किया है तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसे सही तरीके से नष्ट करें ताकि वो पर्यावरण को और दूषित ना करे। हम अपने घर की सफाई तो कर देते हैं सब, लेकिन कचरा बाहर जैसे ही फेंक देते हैं तो हमें वहां पे देखना चाहिए वो हम कितना कचरा रहता है। आपने विदेशों में देखा होगा, वहां पे इतनी गंदगी नहीं होती जैसे कि हमारे देश में होती है। हर जगह मतलब कहीं पे भी कुछ भी वो नहीं है, कहीं पे भी हमने खाया वहीं का रैपर उसका वहीं पे फेंक दिया, कागज भी कहीं पे भी फाड़ के फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम खुद ही अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात होती है। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कचरा प्रबंधन किस तरीके से हम बिजली को वेस्ट करने से बचाना है और हम किस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ओजोन परत के बारे में जानते हैं। ओजोन परत क्या होती है? तो ओजोन परत क्या होती है, देखो हम जानते हैं ऑक्सीजन, सूत्र क्या होता है ऑक्सीजन का, O2, कि हम सभी जीवधारियों को श्वसन के लिए आवश्यकता होती है। देखो जितने भी जीवधारी है सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मतलब O2 की आवश्यकता होती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। O3 का निर्माण भी ऑक्सीजन से ही होता है। जो ओजोन होती है मतलब ओजोन गैस O3, ये भी किसके निर्माण से बनती है, हमारी ऑक्सीजन के निर्माण से ही होता है, मतलब ऑक्सीजन से ही बनती है ये भी। लेकिन पृथ्वी के धरातल के पास ओजोन एक विष के रूप में कार्य करती है। लेकिन अगर पृथ्वी के निकट ये ओजोन गैस बन गई O3 तो ये बहुत ही विषैली गैस होती है और मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरा है इस गैस से। लेकिन इस ओजोन गैस की एक परत, इस ओजोन गैस की एक परत बन जाती है अगर पृथ्वी के समताप मंडल में होती है। जो पृथ्वी की परतें होती है 5, तो एक होती है समताप मंडल, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जैसे बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल आपने पढ़े होंगे, 5 मंडल पढ़े हैं। तो इसी तरीके से समताप मंडल में हमारी एक ओजोन परत होती है। ओजोन परत मतलब O3, O3 गैस की एक परत बनी होती है। यह ओजोन परत समस्त जीवधारियों के लिए बहुत उपयोगी है, सारे जीवधारियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। वैसे अगर ओजोन पृथ्वी पर बन जाए तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है सबके लिए, लेकिन अगर ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में है तो वो उससे बहुत ज्यादा सुरक्षा है हम सबकी, बहुत ज्यादा अच्छी होती है ओजोन परत होना समताप मंडल में। इसका काम क्या होता है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, मतलब जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें होती है बहुत हानिकारक होती है। देखो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है तो हर तरह की किरणें हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। अगर पृथ्वी पर ओजोन मतलब वहां समताप मंडल में ओजोन प्राप्त ना हो तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें ये बहुत ही हानिकारक होती है, पृथ्वी पर आ जाएगी और बहुत सारी बीमारी आ जाएगी हमारे पृथ्वी पर। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जो ओजोन परत होती है ये हानिकारक किरण को आने ही नहीं देती पृथ्वी पे, मतलब इस तरीके से मान लो कि फिल्टर होके आती है हमारे पास प्रकाश सूर्य का, जो हमारे लिए उपयोगी होता है हमारे पास केवल वही पहुंचता है। लेकिन और जो हानिकारक किरणें होती है उसे ओजोन परत समताप मंडल में ऐसे ओजोन परत रोक लेती है पीछे ही। तो उससे क्या करता है, हमारे किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। यह समस्त जीवधारियों के लिए सुरक्षा कवच है। जो ओजोन परत है समस्त जीवधारियों के लिए कौन सी परत है, सुरक्षा कवच है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई सैनिक जब युद्ध करने जाता है तो एक मतलब कवच पहन के जाता है, यहाँ पे सब पे लोहे के कवच पहन के जाता है ताकि कोई तीर या गोली उसको अंदर ना लगे, तो उससे उसकी सुरक्षा होती है। इसी तरीके से ओजोन परत है। जैसे बारिश में हम छाता लेके जाते हैं किस लिए, ताकि हमारे अंदर मतलब पानी ना आ सके और हम भीग ना सके, हम सुरक्षित रहे। इसी तरीके से ओजोन परत भी होती है, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। तो जैसे हम मतलब बहुत बड़ी परत लगी हुई है तो उससे हानिकारक किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, तो हमें क्या होता है मतलब हम उससे बच जाते हैं हानिकारक किरणों से। ये हमारे पास केवल अच्छी ही किरणें पहुंचाती है, बेकार किरणें हमारे पास तक नहीं आने देती, तो इसलिए सुरक्षा कवच होती है। लेकिन अब क्या कर दिया है मनुष्य ने, इतने कर्म कर करके, इतना प्रदूषण कर करके उसे भी क्या कर दिया है, उसमें छेद हो गया है। अब जो ओजोन परत है उसमें एक छेद हो गया है, तो उससे क्या होता है कुछ हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ रही है, जिससे कौन सी बीमारी होती है, आंखों का मोतियाबिंब, चर्म रोग और
स्किन कैंसर, स्किन पर जो भी कुछ हो जाता है, तो ये सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हानिकारक पृथ्वी पर आ रही है, क्योंकि उसमें छेद हो गया है ओजोन परत में। तो उसको छेद को दूर करने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई है सरकार ने अलग अलग समय पर, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा वो चलाए गए हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन परत को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया मनुष्य ने और उसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या क्या चलाया गया है, तो वो सब हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं ओजोन परत के अवक्षय के कारण, मतलब जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है उसका क्या कारण है, किन कारणों से ओजोन परत का मतलब नुकसान हो रहा है, या वो पतली होती जा रही है, या उसमें फिर छेद हो गया है। तो उसमें हम लिखेंगे ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जो गैसेज है ना, ये सबसे खतरनाक है, CFCS। क्या बोलते हैं इसे? CFCS। इसको हिंदी में बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे रसायन उत्तरदायी है, तो एक गैस होती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। तो ये क्या होती है? ये ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक स्थायी व अक्रियाशील होती है। स्थायी का मतलब अगर पृथ्वी पर एक बार है तो मतलब ये नष्ट नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा स्थायी होती है और अक्रियाशील होती है। इसका प्रमुख उपयोग किसमें करते हैं? फ्रिज। आपने देखा होगा फ्रिज में गैस भरी जाती है, तो फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एसी में भी यही गैस भरी जाती है। तो जो भी कोई एसी और फ्रिज का उपयोग कर रहा है, तो देखो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? हमारी ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब अगली हेडिंग आती है ओजोन परत के क्षरण को रोकने के उपाय। भाई ओजोन परत में क्षरण हो गया, अब इसे रोकने के उपाय, इसे रोकने के कुछ उपाय भी तो होंगे। तो इसके उपाय में एक उपाय है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया। तो इसमें क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सन 1987 में यह तय किया गया कि जो CFCS है ना, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन को सीमित रखा जाए। मतलब ये इतनी ज्यादा नहीं बननी चाहिए ताकि पृथ्वी को इतना नुकसान हो। बननेगी तो जरूरी है, देखो रुक तो सकती नहीं, लेकिन इसका जो उपयोग है वो सीमित हो सकता है, या फिर उत्पादन भी क्या हो सकता है इसका? सीमित। अगर ये कम बनेगी तो इसे लोग कम ही भोगेंगे। मतलब मनुष्य तो चाहता है पर्यावरण की हर चीज को भोगना, उसे ये नहीं दिखता कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इससे। तो गैस का अगर निर्माण कर दिया है तो इसका मतलब उपयोग सीमित रखा जाए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये बताया गया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अब समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के नीचे कमेंट करके भी जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप सपोर्ट मुझे आगे करेंगे तो आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाती रहूंगी। पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब बायोलॉजी चल जाएगी। इस चैप्टर के कुछ पार्ट और रह रहे हैं आगे, उसके बाद बायोलॉजी चलेगी आपकी, उसकी भी मैं आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।